आ रहा है ना? चलो ठीक है फिर। हाँ हाँ। डन। मैं एक मिनट। निकाल ही देता तो हूँ। हाँ, फोन से आ रहे हैं। हाँ। हाँ, तो अभी क्लियर है, मुझे भी आवाज आ रही है तुम्हारी क्लियर। भाई व्हाट्सएप करना बंद कर दो। चलो। गुड गुड। थैंक यू राजीव। तुम्हें स्वामी पता जी नहीं को पहले प्यार है, तो आदर भरा प्रणाम। स्वामी अधीश ये होते। ये मेरा जो कॉन्सेप्ट था स्वामी आदि शो का, काफी दिनों से मैंने सोच रखा था कि स्वामी आदि शो होगा, मेरा लाइव होगा, मैं गेस्ट को इनवाइट करूंगा, वहां पे क्वेश्चन आंसर सेशन करूंगा। लेकिन किसे मालूम था कि कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन करना पड़ेगा। बट अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट आई एम थैंकफुल कि तुम मेरे पहले गेस्ट हो, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। तो राजीव, चरण चरण कर दे। तो ये जब हम लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में स्टार्ट किया, कोई डॉक्टर बनना चाहा, कोई इंजीनियर, कोई एमबीए बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई सीईओ बनना चाहता है। हम लोगों ने सिमिलर काइंड ऑफ पढ़ाई की, दिल्ली गए, एजुकेशन भी सिमिलर काइंड, मतलब दिल्ली कैंपस में पढ़ाई की। कोई केमिस्ट्री कर रहा है, कोई कॉमर्स कर रहा है, तुमने खुद केमिस्ट्री की है। तो किरोड़ीमल के लिए। किरोरीमल कॉलेज से किया। तो ऐसे कैसे हुआ कि तुम्हारा एस्पिरेशंस कुछ हटके ही था? मैंने, हमारे जितने भी ग्रुप के लोग हैं, सभी लोग कोई डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सभी के अपने लाइफ में एम रहे हैं। तो ऐसा कैसे रहा कि तुम्हारा एम कुछ हटके था? मैंने और अपने बैचमेट्स और अपने सीनियर जूनियर्स लोगों को तो ऐसा देखा नहीं कि उनके एस्पिरेशंस ऐसे थे, क्योंकि सुन में हमेशा आया है कि काफी स्ट्रगल रहा है लाइफ में, और फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा स्ट्रगल रहा है। तो वर यू रेडी फॉर इट? तुम्हें पता था ये होगा और तुम ऐसा करना चाहोगे कि क्यों क्यों हुआ, या शुरू से था तुम्हारे दिमाग में, कैसा था ये? यार एक इस फील्ड की तरफ झुकाव तो शुरू से था। हम्म। मुझे याद है हम लोगों का जो स्कूल है पिट्समॉन्ट स्कूल हो गया, हाँ सेवेंथ में हाँ मैं आया था। सेवेंथ से हाँ हम हाँ लोग साथ ही रहे हमेशा। हाँ मतलब हाँ लकीली तुम लोग के, आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं तुम लोगों के सेक्शन में आया था, और वहां से हम लोग हमेशा साथ ही रहे ऑलमोस्ट। हाँ हाँ उसके पहले भी जो अपना कथारा हुआ करता था, बेरमो खुसरो कथारा, जहाँ से मैं आता था, क्योंकि हम्म। अ, वहाँ सरस्वती पूजा होती थी, बचपन में हम लोग प्ले व्ले करते थे, सब कुछ करता था, हाँ फिल्में हाँ खूब देखता था। तो मुझे मतलब कल्चरल एक्टिविटी में भी अगर तुमको याद होगा तो स्कूल में मैं बहुत पार्टिसिपेट करता था। एलोक्यूशन हो गया, हिंदी में खास तौर पे, हाँ। काफी सारी चीजों करेक्ट करेक्ट, हमने हाँ। ये भी किया था स्कूल में एक, जिसमें हाँ, था। किया था ना, यस। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरू से बेंट था टुवर्ड्स दैट फील्ड। हम्म। प्रोसेस नहीं पता था, समझ नहीं थी कि कैसे जाना है, क्या करना है। अ, उस समय लगता था कि एक्टर ही बन जाएंगे शायद। तो जब मैं दिल्ली आया हाँ तो दिल्ली वही हुआ जो मैं हमेशा मजाक में भी कहता हूँ, प्रिंसमॉन्ट स्कूल में 12th कीजिए, इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो ठीक है, नहीं तो दिल्ली पहुंचिए। तो हम लोग हाँ, हम लोग शुरू सभी से, ऑलमोस्ट कितने कितने सारे लोग, यार हम हमारे लोग सीनियर, सुपर सभी सीनियर सब तो वही जाते थे। सब दिल्ली मतलब ही जा रहे हॉस्टल थे, में हाँ। थोड़ा रैगिंग भी अपना सीनियर ही कर रहा होता था, कई बार बचा भी रहा होता था, मतलब बोथ वेज। तो ट्रू। मुझे लगता है उस हिसाब से हम लोग भी सब दिल्ली पहुंचे, एंड मुझे लगता है वो हम लोगों की लाइफ का, आई एम वेरी श्योर, जितने भी लोग, हम, मैं, तुम, हमारा पूरा ग्रुप, वो बेस्ट पार्ट रहा है हमारी लाइफ का, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और स्कूल तो रहा ही है अपने आप में, बट स्कूल से हम लोग सब वहां पहुंचे और एक बड़ा एक्सपोजर मिला हम सब लोगों को। हाँ थिएटर वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उस समय तक हो गई थी, और दिल्ली में आने के बाद फिर मुझे केएमसी चाहिए था, क्योंकि अमिताभ बच्चन वहां से पढ़े हैं। तो मुझे याद है फर्स्ट लिस्ट में मुझे वेंकी मिला था, बट मैं थर्ड लिस्ट तक वेट करता रहा, तब तक मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया, और किरोड़ीमल कॉलेज में थर्ड लिस्ट में जब आया तब मैंने एडमिशन लिया कि चलो हाँ, ओके। अमिताभ बच्चन पढ़ना पड़ूंगा। तो एस्पिरेशन हाँ शुरू से थे। हाँ। पापा चाहते थे कि इंजीनियर, पापा खुद इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर, इंजीनियरिंग करो या मेडिकल हम्म करो, जो होता है हम्म। हाँ हाँ बिहार या किसी भी छोटे शहर में। माँ बाप का भी एक एस्पिरेशन होता है बच्चों को लेके कि ये बने वो बने, सेटल लाइफ में जाए। हम्म। बट मैं शुरू से ही थोड़ा सा रुझान था उस तरफ। हाँ, दिल्ली में आने के बाद ग्रेजुएशन के दौरान मुझे पता चला कि और भी कई चीजें होती हैं फिल्म मेकिंग में, या एक्टिंग के पीछे भी बहुत एक बड़ी दुनिया है, जहाँ पे राइटर्स हाँ हैं, डायरेक्टर, प्रोडक्शन में लोग हैं, साउंड डिजाइनर्स हैं, साउंड इंजीनियर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
तो वो धीरे-धीरे जब करता रहा तो पता चलता गया, और फिर लिखने-विखने का शौक शुरू से बचपन से ही था, तुमको भी पता हाँ, है, मैंने तुम्हारी लिखता ही था। कविताएं सुनी है पहले कॉलेज में भी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। एक मुझे वो हमेशा याद आता है स्कूल का, याद है? उसमें हाँ कई बार वो हिंदी जो क्लास के बीच का गैप होता था, तो डेस्क पे बजा के गाना हम गाते थे। वो पराग या कोई कविता होती थी उसमें, हम अनिकेतन, हम तो रमते राम हाँ हमारा, क्या घर क्या दर कैसा वेतन। वो अमित मसीह भी उसमें तबला बजाता था। हाँ तो वो क्या रहता था, तो कहीं ना कहीं वो बैंड था। और फिर मैंने सीरियसली सोचा, दिल्ली में मुझे उस चीज का आभास हुआ कि मुझे नहीं लगता है कि आई वॉज कट आउट फॉर अ जॉब, या मतलब कहीं कुछ काम करने के लिए वैसा कि मैं कुछ कन्वेंशनल करूं। और ये शुरू से पैशन था मेरा, राइटिंग एंड एक्टिंग, और कुछ क्रिएट करना। तो मुझे लगता है वही चीजें मुझे पुश करती गई इस तरफ। स्ट्रगल्स जब तक मैं गोमिया में था, स्कूल में था, और तब तक नहीं पता था कि बहुत स्ट्रगल होगा, टू बी हम्म वेरी ऑनेस्ट। हम्म बेसिकली जब आप कुएं में कूदते हो ना, तभी आपको उसकी गहराई का अंदाजा होता है। हाँ हाँ करेक्ट। मतलब नीचे से ज्यादा गहरा दिखता है, ऊपर से देख के लगता है पानी दिख रहा होता है कि हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं, निकल तो जाएगा। सो वंस यू जंप इन द वेल, देन यू ओनली कम टू नो कि मतलब हाउ डीप इट इज। तो वो फिर स्ट्रगल का दौर जब शुरू हुआ तो फिर हाँ तो फिर दिल्ली के बाद बॉम्बे आए फिर। आई मीन अपने मैंने व्यूअर्स काम को एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट दे दूं मे बी अगर लोग ऑब्वियसली हाँ, राइट, कुछ लोगों बिल्कुल। को अगर नहीं पता है कि राजीव ने पहले क्या किया है। राजीव ने अभिनव कश्यप के साथ काम की है। राजीव ने बेशरम मूवी बनाई थी जिसमें रणबीर कपूर थे। राजीव ने सतरंगी पैराशूट भी बनाई है जिसमें उन्होंने लिरिक्स भी लिखा था और आई थिंक सारे गाने के लिरिक्स राजीव ने लिखे थे और शायद एक या हाँ, तीन चार गाने में एक ना एक, लता मंगेशकर जी ने हाँ, गाया था वो गाना। एक तो वो गाना, भी जी काफी। हाँ, राइट। हाँ और काफी वेब सीरीज पे आप काम कर रहे हो। कुछ छोटी शॉर्ट फिल्म्स बनाई है छोटी सी ईगो मास्टरपीस मैंने देखी है दोनों काफी अच्छी लगी मुझे। और तो जो आई आई अंडरस्टैंड कि अगर आप फैमिली में कोई फिल्म इंडस्ट्री में है या कोई फैमिली में कोई होता है तो जनरली अगर पापा इंजीनियर है तो बेटे को बोल रहे हैं कि चलो इंजीनियर बन जाओ या उसी के आसपास की चीजें पकड़ लो। तो जब ट्रांसफॉर्म किए दिल्ली में भी तुम पढ़ाई कर रहे थे हम सब साथ में ही पढ़ाई कर रहे थे तो जब बॉम्बे आए तो तुम्हें कैसे लगा कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ किया जा सकता है कैसे वो इंस्पिरेशन कैसे अगर स्ट्रगल हुआ तो उस जो शिफ्ट हुआ वो आप उस बारे में कुछ बताओ कैसे शिफ्ट हुआ उस इंडस्ट्री में घुसने के मुझे लगता है ना, ये शिफ्ट नहीं हुआ, बचपन से ये एक चीज थी कि मैं शुरू से कुछ अलग करता रहता था, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आल्सो। लिए। मतलब वो सरस्वती पूजा हुई तो मैं छोटे सारे बच्चों को, जैसे मुझे याद है, वहां पे सीनियर्स का अलग प्ले होता था, और मैं जब जाता था तो हमें अलाउ नहीं करते थे, bully करना कि क्या करेगा स्टेज पे तू, और ये। तो हाँ मैंने एक बार चैलेंज किया, और मैं जितने भी वो छोटे वाले होते हैं ना मुझसे, जो छोटे थे, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जिनको डायलॉग नहीं बोलना होता, और हाँ चंपक और लोग मिला के मैंने एक प्ले लिखा और डायरेक्ट कर दिया, और जाके हम स्टेज पे पहुंच गए, हमें भी करना है, ऐसे कैसे नहीं करने को मिलेगा। तो ओके हमने किया और सबको बहुत पसंद आया, और नेक्स्ट जब दुर्गा हाँ पूजा हुआ, या नेक्स्ट जब सरस्वती हाँ पूजा हुई, तो सीनियर्स ने हाँ बुलाया। मुझे याद है पहला स्टेज अपीयरेंस मेरा एक सर्वेंट का था, अंधेर नगरी चौपट राजा, जो प्ले बहुत फेमस है, वो कर रहे हम्म थे। इनफैक्ट उसके जो सीनियर है, डायरेक्ट किया था उन्होंने, वो भी यहाँ पे टीवी इंडस्ट्री में है, रवि नाम है हाँ उनका, रवि भूषण। अच्छा मम्मी पापा की तरफ से कभी उन लोगों ने इतना बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया कि यही करना है, वो चाहते थे। जैसे कई फैमिलीज में मैंने देखा है, कई लोगों को मैं मिलता हूँ कि चाहना और फोर्स करना दो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है। तो वो चाहते थे कि हम्म ठीक है कुछ, बट पापा का वो था कि चलो ठीक है, मेडिकल इंजीनियर नहीं किया, दिल्ली पहुंच गए तो यूपीएससी के लिए तैयारी करो, या कुछ देखो, तो जो हाँ होता है। हाँ मैं वो भी नहीं कर रहा था। जब मैंने उनको बताया पहली बार कि यार मैं मीडिया में करना चाहता हूँ, तो उन्होंने उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि ठीक है, अगर तुम डिसाइड कर रहे हो तो जो भी मैं तुम्हें मंथली भेजता हूँ, अगर तुम 1 साल के अंदर उतना भी कमाना शुरू कर देते हो, तो मुझे लगा कि हाँ तुमने कुछ सही चूज किया है। हम्म हम्म तो टचवुड मैं 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट उसका 4 टाइम्स कमाना शुरू कर दिया था। देन ही वाज हैप्पी कि हाँ, उस समय ये होता था कि मैं वापस जाता था कहीं किसी की शादी, तो सीधा वीडियो कैमरे वाले के पास घुमा के, अच्छा उसको एक शॉट बता दो, कैसे शूट करेगा, ये करेगा, तो ये शुरू शुरू में बड़ा वो रहता था। बट रुझान मुझे लगता है पहले से ही था। दिल्ली में भी रहते रहते बॉम्बे जाने का मुझे बहुत मन था। अच्छा, दिल्ली में ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद
1 साल तक मैंने वो भी एमसीए की तैयारी भी की, क्योंकि यार हम जिस शहर से आते हैं ना, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है कहने के लिए भी कि आप जाओगे मीडिया में या कुछ इस तरह की लाइन में जिसका किसी को अता पता ही नहीं है। या जो मतलब या यू वर राइट इन हम्म सेइंग कि खानदान में कोई था नहीं मेरे। एंड हम्म लाइक यू, मैं हमेशा शुरू से राजीव कुमार रहा। मतलब मेरा ऑफिस हाँ पासपोर्ट पे हमेशा, मतलब स्कूल में भी हाँ बोर्ड हाँ सर्टिफिकेट था। तो जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया तो मैंने सबसे पहले कहा कि यार, मैंने सोचा कि शायद मैं पहला आया हूँ अपने इलाके से, अपने कास्ट हम्म से, हम्म अपने सरनेम से। तो मैंने सरनेम यूज करना शुरू किया, अदरवाइज मैं सरनेम वरनेम को लेके इतना कोई पर्टिकुलर नहीं था कि हम्म कहीं कोई हमारी तरफ के लोग भी देख रहे हो जो मुझे जानता हो, हम्म और कोई बच्चा सोच रहा हो कि यार जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो शायद वो नाम देख के उसको लगे कि नहीं यार, कोई तो गया है ना, कुछ तो किया है इसने, तो मुझे भी हम्म जाना चाहिए। हम्म तो बॉम्बे आना दिल्ली में एक बड़ा अच्छा होता था कि मैं काम जब भी करता था, हर 6 महीने पे मैं बॉम्बे की एक टिकट कटाता था कि इस बार तो चला जाऊंगा। और फिर जो कि मेरे, समझ लो मेंटोर कह लो, गॉडफादर कह लो, उस समय जो काम कर रहे थे मेरे, नल्ला मुथु, तो उनका कुछ काम आ जाता था, मैं उनको ना नहीं कह पाता था, तो मैं बॉम्बे आ नहीं पाया। फिर मुझे वही मंगल पांडे मिल गई, वहां रहते रहते एक दोस्त के थ्रू। मंगल पांडे में करने का जब एक्सपीरियंस हुआ, बॉम्बे वालों के साथ काम किया, तब मुझे लगा कि यार बोरिया बिस्तर लेके जाना ही वो है। और तो तब मंगल पांडे में क्या क्या काम किया, क्या था उसमें मंगल एक्चुअल पांडे में काम क्या था? एक्चुअली क्या है, बहुत सब कुछ हो चुका था वहां पे। बॉम्बे से उनको जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था वो बॉम्बे का था, विशाल नाम था उसका। उसको एक बंदा हम्म चाहिए था प्रोडक्शन का जो कैमरे के डिपार्टमेंट को संभाल सके। ओके और मुझे अच्छा exactly यही प्रोफाइल चाहिए था, मुझे देखना था कि फिल्म का कैमरा कैसा होता है, फिल्म का यूनिट कैसा अच्छा होता है। तो हम्म मुझे हिमान धमीजा जो डीओपी थे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और उस समय हम लोगों ने फिल्म पे शूट कर रहे थे। उन्होंने लिटरली बैठ के मुझे बताया कि इस तरह से स्टॉक काउंट करते हैं, ये होता है वो होता है, ये नाइट का स्टॉक है, ये रात का स्टॉक है, और सारा कुछ। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हेता मेहता डायरेक्ट कर रहे थे, आमिर खान, मतलब पहली फिल्म इतनी बड़ी थी, हालांकि पैसे कुछ नहीं मिल रहे थे बहुत ज्यादा, बट पैशन था, शेयर पैशन था कि कैसे फिल्म बनती है, इतनी बड़ी फिल्म हम्म कैसे बनती है। आपको आज तक सिर्फ पर्दे पे देखा था। तो हाँ मतलब हाँ करेक्ट नहीं करोगे, मेरा वाकया है। वो 6 जनवरी की रात थी, 6 जनवरी मुझे याद है, कुहासे की ठंड। मैं पटौदी पैलेस में पहुंच गया था 5 को ही अकेला, और मुझे रात को फोन आता है 12-1 बजे कि भाई आमिर खान एयरपोर्ट से सीधे निकल गए हैं और पहुंच रहे हैं, तो अब जो भी उनका सामान है। और हाँ मैं 1 बजे जब फोन आया, उस समय से लेके ठंड में बिल्कुल बाहर खड़ा रहा 1.5 घंटा, जब तक वो आए नहीं। इस एक्साइटमेंट में किया आमिर खान आ रहे हैं, उनको देखना है। हाँ और वो हाँ जब आए, ऑफ कोर्स फिर वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब हम्म हम्म काम हम्म करने के साथ, क्योंकि आप बड़े होते होते जिनको पर्दों पे, मतलब आई एम श्योर तुमने, हम लोग सबने साथ देखा है इनको, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है इतने बड़े स्टार को और इतने बड़े एक्टर को आप सामने से देख रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हैं। हाँ हाँ फिर काम करते करते आपको समझ में आता है कि ये भी, दिस इज ऑल्सो लाइक सम एनी अदर प्रोफेशन। सब लोग प्रोफेशनल हैं, अपना काम करते हैं, सबको अपना काम पता है। लाइक हाउ डू यू वर्क इन कॉर्पोरेट्स, वैसे ही यहाँ भी होता है। सेट पे हो आप, चाहे उसके पहले हो, सारा कुछ। तो फिर तो बॉम्बे आ गया, तो वो जो बॉम्बे में फिर अपना हाँ काम तो शुरू हुआ। वो जो स्ट्रगलिंग लाइफ दिखाते हैं मूवीज में भी पोर्ट्रे किया गया है कि कितने स्ट्रगलिंग एक्टर्स आते हैं मुंबई, या सबको शुरू में एक्टर ही बनने आते हैं बाद में मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सभी कहते हैं कि चलो एक्टर नहीं बने तो कुछ ना कुछ और बन जाएंगे, तो करोड़ों की भीड़ में सभी मुंबई पहुंच रहे हैं। तो क्या तुम्हें नहीं कभी लगा कि चलो मैं भी एक और ऐड हो रहा हूँ, क्या मालूम मेरा किस्मत क्या होगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, क्या मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, मैं क्या पहले कनेक्शन बनाऊं फिर मुंबई जाऊं? तो ये फेज आया था बीच में कि डाउट आया कि शायद ये क्लिक नहीं करेगा? मैं एक्चुअली किरोड़ीमल कॉलेज में एक वाकया होता था कि सतीश कौशिक हमारे सीनियर है, अच्छा तो वो अक्सर आते थे, तो वहां मिलते थे और कहते थे कि भाई आओ असिस्ट करो, आओ असिस्ट करो। हम्म तो मुझे लगा कि ठीक है यार, बॉम्बे पहुंचेंगे तो पहले, सबसे पहले बॉम्बे आने का मौका मुझे मिला। बॉम्बे आने के लिए ना बहुत, यू आर वेरी करेक्ट कि आप कैसे रहोगे, क्या करोगे, इतना बड़ा शहर। हाँ एक तो या हमारे छोटे शहर से निकल के दिल्ली गए, बट दिल्ली में हम लोग सब साथ में थे। बॉम्बे मुझे लगता है मैं अकेला ही आया, हाँ और मेरे करेक्ट एक दो दोस्त थे जो पहले पहुंच गए थे। तो बॉम्बे जब मैं आया तो दीदी की शादी हो गई थी यहाँ पे, और जीजा जी यहाँ पे उस समय उन्होंने घर लिया था, यहाँ कांदीवली करके, ठाकुर विलेज करके एक जगह है वहाँ पे। और वो लोग उसके बाद इमीडिएटली जो टीसीएस से पोस्टिंग होता है ना, यूएस जा रहे थे।
तो घर ओ खाली था। नहीं तो पापा ने तो मुझे भेजा कि जाओ दीदी को जो भी होता है ना, बहन को सारा वो ठीक से सेटल करा दो वहाँ पे। तो मैं आया तो मैं रोज जाता था। मैंने कभी तब तब तक ना मैंने कभी सी भी नहीं देखा था कि समंदर कैसा होता है। हमेशा वो फिल्मों में ही देखा था। तो मैं दिन का सारा काम वाम करके ना निकलता था, सीधा ऑटो लेता था और जाता था जुहू बीच। और जुहू बीच हमेशा फिल्मों में देखा था। वहां बैठ के मतलब रियल अब तो बहुत साफ हो गया, उसमें बहुत ही गंदा होता था। एक पाव हाँ, था और मैं बॉम्बे को देखता हूँ। आज भी मैं कभी भी मतलब मुझे लो फील होता है ना तो मैं समंदर के पास जाता हूँ। मैं आज भी उसी तरह वो जो फर्स्ट डे मैंने देखा था बॉम्बे को वैसे ही देखा था, वैसे ही देखता हूँ कि हाँ आ गया। सो तो बॉम्बे आने एटलीस्ट के तुम्हारे बाद फिर पास एक स्ट्रगल शुरू हो। एक सपोर्ट सिस्टम था कि एटलीस्ट रहने हाँ को मेरे घर पास मिल गया तो सपोर्ट सिस्टम एटलीस्ट। हमेशा रहा। हाँ। कभी हेलो ये हेलो अर्जुन। बॉम्ब किया था। तो बॉम्बे आने के बाद एक सपोर्ट सिस्टम था। ऑब्वियसली रहने के लिए छत थी, खाने के लिए खाना था, लेकिन फिर भी एक यार मैं शुरू से ना कॉलेज के बाद से खुद कमा रहा था, खुद अपना खर्चा देख रहा था। तो मुझे भी लगता था कि यार हो गया। तो ये तो मैं या हमेशा वही था कि इंडिपेंडेंट हो गया था उसके बाद। तो कभी खर्चा लिया नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं यार अपने ऊपर जो भी है वो करने की जरूरत है। और ठीक है दीदी एक दिन वापस आएगी या जो भी है, तो वो सब करना था। सपोर्ट था फैमिली का हर तरफ से। तो कुछ कुछ सालों के आ, लिए तो फिर काम भी तो किए थे ना कि मतलब इंडिपेंडेंट हाँ होने से मतलब पहले। आने के बाद सबसे पहले तो मैंने फिल्म का ही सोचा हुआ था। तो मैं सतीश कौशिक से मिलने गया, उनसे मिला पहली बार। तो उस समय वो दो बधाई हो बधाई और एक और फिल्म कर रहे थे। तो बोनी हम्म। कपूर के ऑफिस में गया, मिले। बोले यार अगले महीने के 11 तारीख को फोन करना। तो मैं फिर एक महीने अगले महीने 11 तारीख को, उस समय फिर राजीव थोड़ा डिले हो रहा है, अगले महीने की 11 तारीख को फोन कर। तो ऐसे 3 महीने निकल गए। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा कि अब ना मैं खुद बन के दिखाऊंगा और एक दिन ये फोन करेंगे मुझे और मैं फिर बात करूंगा। तो तो मतलब ऐसा एक हुआ क्या? उस समय का जो मूवमेंट था, वो मेरे सीनियर है, बहुत बड़े कलाकार हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं। तो वो हम्म, होता है कई बार, क्योंकि अब मैं समझ पाता हूँ इस तरह को कि क्या कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और किसी को आप मायूस भी नहीं करना चाहते कोई आता है तो। हम्म, बट आप उसको एक कॉन्फिडेंस देना चाहते हो कि नहीं है, आप आ गए हो तो कुछ ना कुछ तो होगा, टाइम लगेगा बट होगा। तो मैंने यूटीवी ज्वाइन किया। यूटीवी में मेरे एक दोस्त हैं अभी भी, अमरनाथ झा, वो छोड़ रहे थे पोस्ट प्रोडक्शन का वहां पे। और वहां उनको रिप्लेसमेंट छोड़ने दिया नहीं जा रहा था कि कोई रिप्लेसमेंट दो। तो उन्होंने मुझे कहा तो कि, वो मैंने कहा निकलने चलो लगे। ठीक है चलने के लिए कर लेंगे, और मैं चला गया उनकी जगह पे। अच्छा। अब वहां ओके। गया तो मेरे जाने के बाद जहां भी मैं काम करता हूँ तो वहां पे सारी चीजें मैंने काफी चेंज की। अब वो 6 महीने कब 3 साल में बदल गए, ना मैं निकल पाया ना उन्होंने निकलने दिया। तो अच्छा। फिल्म वाला जो मामला है वो पीछे ही रह गया। और मैं हर समय मैं सोचता वो मतलब हमेशा मैंने डिसीजंस ना बहुत इंट्यूटिव होकर लिया। बॉम्बे जाना है चलो, यूटीवी लेना है हम्म, चलो, अब फिल्म करना हम्म, है 3 साल हो गए तो चलो। तो कभी ऐसा कुछ नहीं, एक होता ना मतलब प्लान करके। और मुझे लगता है बहुत सारे क्रिएटिव लोग ऐसे ही हैं, मतलब दे नेवर प्लान। मैं कई लोगों को मिलता हूँ मतलब ऐसे ही है, मतलब वो ना हाँ, हाँ। नदी की तरफ बहते जाते हैं। फिर कहीं रुक गए, तो कोई चट्टान आ गई तो रुक गए, फिर थोड़ा रास्ता बना तो निकल गए। मैं भी वैसे ही हूँ। तो कोई वैसी प्लानिंग नहीं की और फिर जैसे जैसे मिलता गया, बट ठीक है। फिर यूटीवी से जब ऊब गया और मुझे लगा कि नहीं यार बहुत टाइम हो गया, तो मैंने अचानक जॉब छोड़ दिया कि नहीं मुझे नहीं करना। अब मुझे उसके बाद एक महीने कुछ पता भी नहीं था कि क्या करना है। हम्म, तभी मेरे अच्छा। दिल्ली के एक प्रोड्यूसर, उन लोगों ने कहा कि सतरंगी पैराशूट करना है। तो पहली फिल्म हम्म, सतरंगी पैराशूट। और वो फिल्म मेरा होमवर्क था फिल्म को लेके, जो मैं इंडिपेंडेंटली राइट फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करके उसको रिलीज करने तक का पूरा प्रोसेस मैंने उस फिल्म में सीखा, जाना, किया सब कुछ खुद से। सो दैट वाज अ वेरी मतलब दैट वाज द स्कूलिंग फॉर मी। उसके बाद बेशरम आई, फिर ग्वालियर अभी, और अभी चल ही तो रहा सतरंगी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब लता मंगेशकर जी के साथ अगर काम किया है तो हाउ हाउ वाज दैट इंटरेक्शन? जूही का भी ये क्वेश्चन था। तो कैसा रहा काम करके है। यार लता मंगेशकर जी के साथ? एक्चुअली मैं फॉर्चुनेट हूँ कि उसमें एक तो उसमें ना काफी सारे सपोर्ट कास्ट थे। के मेनन थे, जाकिर हाँ, हुसैन थे, राजपाल यादव, संजय मिश्रा। संजय मिश्रा के साथ वहां मैंने काम, वो मेरी पहली फिल्म थी उनके साथ काम किया। और वहां हाँ, से एक जो दोस्ती बनी जो आज तक मतलब है उनके साथ। हाँ, जो ग्वालियर में भी और मेरी दिखेगा हर आगे चल स्क्रिप्ट के। में, हाँ मेरी हर स्क्रिप्ट में एक किरदार उनका जरूर रहता है। मतलब ही इज हम्म, लाइक फैमिली, ही इज लाइक अ क्लोज फ्रेंड, बड़े भाई की हम्म, तरह है। तो सतरंगी जब मुझे मिली करने को ना, मैं बहुत एक्साइटेड था फिल्म को लेके सारा कुछ। और मैं पोइट्री लिखा ही करता था। तो हमारे पास हम्म, बजट नहीं था बहुत ज्यादा, छोटे बजट पे हाँ, फिल्म बनानी थी।
तो एक हाँ कौशिक दा हैं, राइटर जो है हमारे पुलकेश भौमिक थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया म्यूजिक डायरेक्टर को। हमारे पास एक बड़ा स्टिपुलेटेड बजट था, तो अब उसमें मैं बड़ा लिरिक्स राइटर और ये सब लाना। तो मैंने कुछ पोइट्रीज उनको सुनाई, उन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छा है, और कहानी से मैं जुड़ा हुआ था काफी, तो मुझे सिचुएशंस पता थी, बच्चों की फिल्म थी, तो हम्म हम बहुत ज्यादा इधर उधर पे नहीं जाना चाह रहे थे। तो बीच में समीर टंडन करके एक म्यूजिक डायरेक्टर आए, जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो लेके आए कि इनसे भी 2 गाने करवाते हैं। तो हम्म उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के लिए गाना है, तो मैंने ना एक एक पोइट्री लिखी हुई थी, और मैं हमेशा ना गा के लिखता था उसको ट्यून करके। तो मैंने समीर टंडन को सुनाया, तो उनको अच्छी लगी। तो बोला यार ये कमाल का गाना है, और ये लता दी से गवाते हैं। तो मैं वाह ना पहले सुना, और मैंने मतलब ये 2 बार मेरे साथ सिचुएशन हुआ है लाइफ में। एक बार जब अभिनव कश्यप ने कहा था कि चलिए फिल्म कर रहे हैं, तो मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ, और मैं जिसके साथ गया था उसको पूछा कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा क्या कि कर रहे हैं ये फिल्म। तो हाँ बोले हाँ, कल लिख के भेज इनको। और ये पहली बार हुआ कि लता मंगेशकर गाएंगी, तो मैं समीर टंडन को देख रहा था, और समीर टंडन नोन म्यूजिक डायरेक्टर है यहाँ पे, आशा जी, लता जी काफी क्लोज है उनके। तो मैंने बोला सच आप कह रहे हो या मतलब ऐसे ही? तो बोले नहीं मजाक नहीं कर रहे देख तू। वक्त से लेके मतलब वो एक दिन था, उसके बाद लता मंगेशकर उस समय ऑलमोस्ट 85, अर्ली 80s में थी। वो टाउन में रहती है, हम यहाँ अंधेरी में रिकॉर्ड करते थे। उनको ये कब की 6 बात मंथ्स। थी? 2011 थी शायद ना? 2010, 9, 10 में? 2009 में जब हम फिल्म बना रहे थे। ओके। 2010 हाँ में फिल्म क्या? रिलीज हुई थी। 2011 में फिल्म रिलीज हुई थी। 2010 की बात है। हाँ तो 10 साल हो गए इस बात का। हाँ, 10 साल हो गए। तो लता दी को हम लोग ने रिकॉर्ड करके भेजा किसी और के वॉइस में गाना, उनको पसंद आया गाना। पहले तो है वो गाना पसंद आना चाहिए उनको, तब वो गाएंगे। अच्छा तो ओके। मुझे फीडबैक आया कि उनको लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, शब्द अच्छे लगे, गाना अच्छा लगा। फिर रिकॉर्डिंग का हुआ, तो वो वहां से निकली रिकॉर्डिंग के लिए, स्टूडियो में आई, मैं पहली बार मिला, पैर वैर छुआ। तो मुझे इतना तुम बड़ा क्यों कर रहे हो, मैं भी छोटी हूँ, इनका पहला वो था। फिर वो ना सारा लिरिक्स जो है वो प्रिंट आउट था, सब कुछ था। वो खुद से लिखती हैं, तो मुझे बगल में बिठाया, कॉफी मंगवाई, और वो लिखने लगी, और बहुत ही खूबसूरत अक्षरों में वो अपनी डायरी में लिखने लगी। कहीं कुछ वो होती तो मैं उनको बता रहा था। फिर गाना शुरू किया। अच्छा, आजकल क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी की वजह से आपने गाना कहीं तक गाया और उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर आप वहीं से गाना शुरू कर सकते हो, बिकॉज अब सब कंप्यूटर पे होता है। ये लोग ओल्ड हाँ स्कूल है, इनका गाना जहां ब्रेक होता है ना, ये वापस शुरू से आते हैं, तो ये ओ पैच नहीं करते। ओके तो इस ओके। हिसाब से हमें उनका स्वास्थ्य, हेल्थ को देखते हुए सब कुछ करते करते ऑलमोस्ट 6 महीने लग गए उस गाने को रिकॉर्ड करने में, वो टाइम था हमारे पास। बट जब वो हुआ तो मुझे लगा कि भाई, मतलब मुझे समीर टंडन ने उस समय एक बात कही थी कि दिस इज समथिंग विच वी विल टेक टू आवर ग्रेव्स, एंड दैट, या उसके बाद से उनकी हेल्थ और बिगड़ती ही गई। और मुझे लगता है कि उसके बाद उन्होंने हिंदी गाना कोई नहीं गाया, तो शायद आखिरी वही गाना है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आखिरी गाना गाया हुआ शायद उनका वही। बट वाज अ तो वेरी गुड बॉलीवुड एक्सपीरियंस। हाँ, बॉलीवुड का और बहुत अभी बच्चे भी सुनाती थी लास्ट। वो, कि मोहम्मद रफी के साथ क्या होता था, किशोर दा के साथ जब गाती थी तो कैसा माहौल होता हाँ हाँ था। हाँ ट्रिविया भी हमें मिलता रहता था। तो आर्टिस्ट के साथ का, जैसे ऋषि कपूर के साथ भी काम किया मैंने, इन लोगों के साथ ना किस्से बहुत सुनने को मिलते हैं। तो आपको ना बड़ा, आप दोबारा नॉस्टैल्जिया में चले जाते हो कि आपने वो फिल्में देखी हैं उन लोगों की, और उसके बाद वो कहानियां कि उस फिल्मों के पीछे का क्या बैकग्राउंड स्टोरी थी, और सीन्स के पीछे का क्या कहानी थी। तो मजा आता है यार वो, मतलब वो तो आपको और तो कॉन्फिडेंस देती है कि आप गलत जगह नहीं हाँ, है। तो ये तो भी था। ऋषि कपूर जी के बारे में जब बात हो चली है तो बेशरम का एक्सपीरियंस डिस्कस किया जाए कि रणवीर के साथ काम करने में कैसा लगा। बेशरम का स्टोरी क्या था? और मतलब नॉट द एक्चुअल स्क्रिप्ट, मतलब क्या आप, आई थिंक तुमने पूरी अपनी लाइफ स्टोरी से निकाल के, अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी से निकाल के वो स्क्रिप्ट लिखा था, फिर अभिनव जी के साथ शेयर किया, फिर वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करो। कैसे ये कैसे स्टार्ट हुआ बेशरम? सतरंगी, सतरंगी पैराशूट, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। सतरंगी पैराशूट हमने अच्छी ठीक ठाक फिल्म बनाई, वो रिलीज कर दी गई तनु इट्स मनु वन के साथ, और वो बहुत बड़ी फिल्म थी उस वक्त, काफी बज़ था उसका। 25 फरवरी मुझे याद है आज भी, 2011। मैं ओके। मना हाँ करता था अपने प्रोड्यूसर्स को कि आप मत करो अभी, समर वेकेशंस में करो, क्योंकि उस समय बच्चों के एग्जाम भी होते हैं मार्च और ये में। हाँ तो हाँ सतरंगी हाँ उस हिसाब से, हालांकि उसने सैटेलाइट वगैरह से रिकवरी कर ली अपनी, बट हम्म सतरंगी के बाद मैं थोड़ा सा दुखी होगा कि आपका पहला काम और वो ना चले। फिर आप मतलब आपने जहां से शुरू किया आप वहीं पे खड़े हो। हालांकि आपने जर्नी ली है और सीखा आपने, बट जो कहते हैं ना सक्सेस के मामले में आप अभी वहीं खड़े हो। तो सतरंगी के दौरान मैंने एक गाड़ी ली थी, सेकेंड हैंड हिंडई एक्सेल। वो गाड़ी थी, और 31 दिसंबर मुझे याद है,
31 दिसंबर को गाड़ी, मेरे पास पार्किंग नहीं थी अंदर सोसाइटी में, तो बाहर ही लगाता था कांदी वाली में, ठाकुर गली में। हाँ हाँ। 31 दिसंबर को मेरे ही कुछ सतरंगी वाले सारे दोस्त आए, हम लोगों ने पार्टी वार्टी की। सुबह 1 जनवरी को मैं काम के लिए निकला, बाहर निकला, देखा हम्म गाड़ी गायब है। और मैं अपने कार्स को लेके काफी थोड़ा वो रहता हूँ, बिकॉज आई लव ड्राइव। तो मैं ड्राइव ड्राइव पे निकल जाता हूँ कभी भी या कुछ भी, तो गाड़ी को लेके काफी मैं बचपन से थोड़ा सा वो रहता हूँ। तो वो गायब, तो मुझे लगा यार कहाँ गई, तो मैं इधर उधर भागा, खूब गया ट्रैफिक में, कहीं मुझे मिली नहीं। फिर फाइनली जाके एफआईआर किया तो गाड़ी चोरी हो गई। अब वो मुझे ना थोड़ा सदमा सा लग गया, उसमें कोई काम भी नहीं था, कुछ खास कर भी नहीं रहा था, ऑलरेडी सतरंगी हो चुका था, उसके बाद कुछ आगे बन नहीं रहा था, नौकरी थी नहीं, मैं यूटीवी छोड़ चुका था। तो मुझे लगा कि यार, मैं ना कुर्ला जाने लगा, यहाँ मुझे किसी ने बताया कि गाड़ियां चोरी की वहां जाती हैं। तो कुर्ला जाने लगा, और एक पुराने कासिम भाई करके थे, उनके गैराज के सामने बैठने लगा। उनसे जाके पूछा, तो उन्होंने एक बार तो हाँ। भगा दिया। तो मैं खुद जाके वहां पे ना बैठता था, चाय पीता रहता था, उनको देखता रहता था। 3-4 दिन में वो परेशान होकर मुझे बोला, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, जाके पुलिस में क्यों नहीं रिपोर्ट करते? मैंने कहा मुझे खाली इतना जानना है, मेरी गाड़ी कट गई, फट गई या कहीं चली गई, बताता हूँ। तो दूसरे दिन हाँ, गया तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ नहीं आई है, कुर्ला नहीं आई, तो कहीं बाहर ही गई होगी। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो बोले अब ये सब में मत घुस, जा इंश्योरेंस क्लेम कर। हम्म दुख की बात ये थी कि मैंने गाड़ी ली थी और इंश्योरेंस ट्रांसफर मेरे नाम पे नहीं हुआ था। तो मेरा ओ ईएमआई भी जो है चल ही रहा था, 9,000 रुपए का। ओ ओ तो मैं ओके। उसके लिए भी कई बार भागा, और चोलामंडलम का वो था, उन लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, एचडीएफसी से और ये हाँ सबसे चल रहा था। मैंने कहा चलो, हाँ। अब ये मतलब गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब वो बहुत ही बुरा एक दौर गुजरा, और ईएमआई भी चल रही है, बैंक भी कोई रियायत नहीं देगा। तो बहुत दौड़ धूप के बाद फिर ये कहानी जन्मी। कासिम भाई को हम्म मैंने पूछा, यार किसी नंबर से ही मिलवा दो, साली गाड़ी जब चोरी हो गई यहाँ से, तो मैं उसके साथ जाके कुछ पैसे वैसे दे दूंगा उसको, और चोरी करके फिर ले आऊंगा। तो वहां से ये आइडिया हाँ। बेशरम का। और ये मैंने ओके। कहानी में लिखा, और सबसे पहले मैंने ट्राई किया एक दोस्त के थ्रू, मैंने किसी को मिला, एक फंडर को, फाइनेंसर को। उसने कहा अगर अभय देवल को तुम ले आते हो इसमें, तो मैं 7 करोड़ तक लगाने को तैयार हूं इस फिल्म में। उस समय जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म रिलीज हो रही थी, और अभय देवल कहीं गुजरात में वो कर रहे थे अपना पब्लिसिटी। तो मैंने कहीं कहीं जुगाड़ लगा के उनका नंबर निकाला, उनको मैसेज भेजा। और उस समय तक कोई मुझे जानता नहीं था, तो मैसेज का कोई रिप्लाई आया नहीं। तो मतलब अभय देवल आ गया होता तो वो कहानी बनती जो मैंने लिखी थी। उस समय उसका नाम था मेरी कार मेरा प्यार मेरी कार, अजीब सा नाम था। तो अच्छा, मूवी का नाम पहले उसके बाद ये था मेरे एक बेशरम दोस्त का। ने जब, हाँ मतलब जब मैंने लिखी थी, हाँ मेरा ओके। फर्स्ट ड्राफ्ट, हाँ ओके। मेरी कार फर्स्ट मेरा ड्राफ्ट। हाँ प्यार मेरी कार, उसमें कार एक बंदा होता है जिसकी कार चोरी हो जाती है, और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या अफरा तफरी, उसको एक चोर मिलता है, दे बोथ गो ऑन अ जर्नी और दे ब्रिंग बैक द कार। ये स्टोरी थी मोटे तौर पे। अच्छा टाइम में एक एडिटर थे हमारे, प्रणव दीवार, जिसने दबंग भी एडिट की है, तो वो अभिनव अच्छा। कश्यप के एडिटर भी हैं और दोस्त भी हैं। तो दोस्त बन गए थे, तो यार कुछ उन्होंने अभिनव सर को सतरंगी के गाने सुनाए हुए थे, और कहा था कि अच्छा। लड़का अच्छा लिखता है, तो अगर गाना वाना हम्म लिखना हो तो ठीक है। तो हम्म अभिनव सर मिलते रहते थे, बोले यार उसको मिलवाओ एक बार, कुछ होगा तो गाने तैयार करवाते हैं। तो मैंने उसको बोला हाँ यार एक स्क्रिप्ट भी है मेरे पास, स्टोरी भी है। तो मैं जानना चाह रहा था, मैं सिर्फ इसलिए गया, तब तक मैंने पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिखा था। मैं सिर्फ चाह हाँ। रहा था कि अगर अभिनव कश्यप जैसा एक डायरेक्टर राइटर ये बता दे कि स्टोरी में कुछ दम है, तो मैं आगे मेहनत करूं, ना तो मैं उसको फाड़ के फेंक दूं। तो मैं उनके घर गया, और मैं और वो बिल्कुल पड़ोसी हैं, हम लोग साथ ही रहते, उनकी वजह से ही मैं कांदी वाली से इधर अंधेरी शिफ्ट हुआ। तो ओके। मैं उनके घर गया, और उन्होंने सुनी कहानी और बोले कि देखो अगर इस तरह से बनानी है, तो मेरे भाई के पास जाओ, अनुराग के पास, वो रियल सब्जेक्ट पे बनाता है, मैं कमर्शियल बनाता हूँ। तो अच्छा। इसमें कुछ चेंज करेंगे, हीरो को लेट्स मेक हीरो को चोर बनाते हैं, और हीरोइन जो हम्म है जिसकी गाड़ी चोरी होगी, और हीरो गाड़ी चुराता है, और दोनों प्यार में पड़ते हैं, और कैसे जर्नी होती है। इस पे अगर लिख के आ सकते हो। तो मैं ना पूरा कॉन्वर्जेशन, मुझे ना ऐसा लगा एकदम कान मेरे सुन्न हो गए, तो मैंने सुना ही नहीं दिया। मैं बाहर निकल के प्रणव को पूछा कि यार ये करेंगे क्या? तो बोले हाँ यार करेंगे, तू 2 पेज की स्टोरी लिख के दे। और मैं एक्साइटमेंट में गया, रात में मैं जाते के साथ लिख ली 2 पेज की स्टोरी। और मैं रात में 12 बजे तक वेट करता रहा कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर क्या सोचेगा, कि कैसा अभी भेजा और अभी लिख के भेज दिया। तो मैं 12 बजे हाँ उनको भेजा, मैंने कहा आप 15 सीन लिख के दिखा। तो 15 सीन भी नेक्स्ट डे में 12 बजे दिन में तक की लिख लिया, बट मुझे लगा कि यार इतनी जल्दी भेज दूंगा तो उनको लगेगा क्या, ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि लोग बड़े राइटर हैं, टाइम लेते हैं। तो मैं फिर दूसरी रात 12 बजे भेजा, और उसके बाद उनका रात को 2 बजे फोन आया कि यार बहुत मजा आ रहा, आगे लिख, ऐसे करके 8 दिन में उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखवा लिया मुझसे। ओ उसके बाद फिर वो ओके। खुद इन्वॉल्व हुए,
और वहां से फिर बेशरम की कहानी जो है वो ड्राफ्ट तक ड्राफ्ट, फिर एक्टर्स आए, फिर कास्टिंग की बात चली तो उन्होंने मुझे पूछा कि कौन। मैंने कहा इधर रणवीर सिंह और रणबीर कपूर, मुझे रणबीर कपूर दिख रहा है थोड़ा। बोले चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। तो वो बात आई गई, 2 दिन के बाद फोन आया कि रणबीर कपूर कर रहा है। मैंने कहा हम्म। वाह, अच्छा। हम्म। तो बोले ठीक है। फिर आगे हम बढ़े तो अब कौन। तो उन्होंने बोला कि मैं ऋषि कपूर को भी सुनना चाह रहे थे रणबीर के लिए। उन्होंने जब सुना तो बोले ये 2 रोल जो है ये मैं और नीतू मैम करेंगे। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं से ना वो ऐसा बड़ा सपना था, या जो भी कहो कि अचानक आई वाज सो लकी कि कपूर तो पूरी खानदान की कपूर पहली फैमिली फिल्म से सारे पूरी कपूर तुम्हारे मूवी फैमिली, में आ गए। एंड वर्किंग विद हिम इज वेरी गुड। रणबीर काम में बहुत प्रोफेशनल है, बहुत ही बढ़िया बंदा है, उसके साथ काम करना बहुत ही मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को भी हम्म। मिलता है। हम्म। ऋषि कपूर के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वेटरन थे, और मतलब अभी बोलते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि वो थे, मतलब उनके साथ हम्म। काम किया। हम्म। वो अपने आप में एक स्कूल थे, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। नीतू मैम बहुत फ्रेंडली हैं, अगर आप उनके साथ काम हम्म। करो तो उनसे भी हम्म। काफी कुछ सीखने को। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद ऋषि। इट वाज अ वेरी बिग फिल्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये बेशरम था। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, मतलब लेट्स डेविएट अ लिटिल। तो कोविड सिचुएशन जब हो गया तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि मतलब मेरा प्रोफेशन जो है, मैं यू नो वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, मेल्स, दुनिया भर के कॉल्स और चीजें कर करके किसी तरह मैं अपना काम कर ले रहा हूँ। इकोनॉमी डाउन है, वो सब सिचुएशन डिफरेंट है, बट ओवरऑल क्या है कि मैं घर में बैठ के भी कुछ ना कुछ काम कर ही ले रहा हूँ, ओवरऑल काम हो जा रहा है। बट तुम लोग का जो प्रोफेशन है, मतलब आई डोंट नो, मतलब यू वुड नो बेटर कि ये कैसे पॉसिबल है कि तुम लोग बैठे हो तो पूरा काम ठप हो गया है, और इट्स अनलाइक अस जो एटलीस्ट बेसिक फिक्स सैलरी पे जी रहे हैं। तुम्हारा सिचुएशन है, तुम्हारे फेवरेट फिल्म इंडस्ट्री का सिचुएशन, इट इज ऑन द एक्चुअल प्रोजेक्ट बीइंग डन, तो इनकम, कमाई वैसी है जब तक आप काम नहीं कर रहे हो। देयर इज नो वर्किंग फ्रॉम होम, आई डोंट नो इफ देयर इज अ ऑप्शन ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, बट अगर नहीं है तो लोग, ऑब्वियसली लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी जब ये सिचुएशन आ गया तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे वो भी रुक गए, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी कैसे सिचुएशन मैनेज कर रहे हैं लोग? तुम कैसे कर रहे हो? बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? फॉरगेट दी टॉप एंड जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, जो एटलीस्ट मतलब जो समझा सके अपने आप को कि सिचुएशन खराब है, आई हैव समथिंग टू लिव विद। कैसे मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन? देखो सिचुएशन तो सबके लिए ही बिल्कुल एक जैसी है अभी फिलहाल, बिकॉज मैं रोज न्यूज में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी सैलरी कट शुरू हो गए हैं, डिलेड पेमेंट्स हो गए हैं। हाँ, करेक्ट। हाँ, वर्क फ्रॉम होम जो है वो हमारी इंडस्ट्री में भी ना 2 तबके के लोग हैं। एक तो हम्म। जो फ्रीलांसर्स हैं, जो मेरे जैसे लोग, जो हाँ। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम करते हैं, जिनको कोई प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर वी स्पेंड दैट काइंड ऑफ टाइम, वी मेक इट हैपन एंड देन वी गेट पेड फॉर दैट। दूसरा एक जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बेसिकल स्टूडियोज हैं या चैनल्स कह लो, जहाँ पे लोग ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, जैसे तुम काम कर रहे हो, उनकी सिचुएशन अलग हम्म। है। एक जो चीज है, अभी मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री है जो तुम लोगों के काम के अलावा सबको एंटरटेन भी कर रही है, चाहे वो ओटीटी के थ्रू हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, फिल्म्स के थ्रू हाँ, हो। करेक्ट। हाँ। एज अ राइटर ऐसे भी मेरा काम ना मोस्टली घर से ही होता है। तो मैं ओके। मोस्टली, मतलब कई राइटर्स हैं जो कैफे में भी जाके लिखते हैं, कई राइटर्स हैं जो जिनके पास ऑफिसेस हैं तो ऑफिस से, मतलब अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो ऑफिस में भी जाके लिखते हैं। मैं मोस्टली घर से ही लिखता हूँ। तो मुझे नॉर्मली मैं शाम को निकलता हूँ, अगर दिन में लिख लिया या रात में लिख लिया तो मैं मोस्टली शाम को निकलता हूँ। तो मेरे लिए इतना कोई ज्यादा ऐसे घर में रहना भी वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रीलांसर्स के लिए सिचुएशन सच में डिफिकल्ट है, हम लोगों की लाइन में भी। अभी मोस्टली क्या हो रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बहुत स्ट्रांग होते जा रहे हैं इंडिया में, हाँ, एंड दे हैव करेक्ट। कम विद गुड फंडिंग्स, फ्रॉम अब्रॉड या बाहर की फॉरेन फंडिंग, और ये सब से इंडिया उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, एंड दे वांट टू टैप इट। हम्म। अभी भी जियो होने के बाद भी अभी भी कई लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग देख रहे हैं ओटीटी पे हैं, बट दे वांट टू कैप्चर दैट मार्केट, इट्स अ वेरी बिग मार्केट। तो यस। उनको है, जो मुझे उनके समझ में आता है कि दे आर प्लेइंग अ लॉन्ग गेम।
कि उनके पास है वो ब्रेक इवन 7 साल के बाद भी होगा तो उनको चलेगा, बट उनको अपना वो सब्सक्रिप्शन बेस बनाना है। और उसके लिए दिस इज अ गोल्डन पीरियड फॉर अस कि हमें उतना कंटेंट क्रिएट करके देना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑडियंस भी ना ओरिजिनल देखना चाह रही है। चाहे वो हाँ इंडियन बुक उस पे आप बनाओ, मतलब वो आप अच्छा बनाओ बुरा बनाओ, बट वो ओरिजिनल होना चाहिए। बाहर के शोज तो आप ही देख रहे हो, क्योंकि आपको ना कंपेयर करने के लिए, जैसे अभी मैंने पाताल लोक फिनिश किया, अब पाताल लोक के रिव्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप जब वो हाँ देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार, मतलब इसको आप थोड़ा आपने मनी हाइस्ट देखा है, आपने कुछ और देखा है वैसा जो उसको, जो आपका जिससे आप उसको मेजर करोगे, और आप बता लोगे तो अच्छा चलो ठीक है, राइटिंग में ये लोग कहीं तो पहुंच रहे हैं, एग्जीक्यूशन में कहीं तो पहुंच रहे हैं। सो बट अगेन हर तरह का कंटेंट भी बन रहा है। अ, मुझे लगता है इस समय राइटर्स जो हैं वो बैठ के लिख रहे हैं, वेदर पेड। कई बार होता है यार, हमें पहले तैयार करना पड़ता है तब हम बेच पाते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हम लिखते हैं, फिर हम पिच करते हैं, फिर हमें उसका जो भी है कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर अच्छा है फिर उनके हिसाब से डेवलप होता है, सारा कुछ होता है। बट हाँ, फ्रीलांस एक चीज अनसर्टेन है कि हम शूट कैसे रिज्यूम करेंगे। लिख तो हम लेंगे, हाँ कास्टिंग भी हो हाँ जाए, सब कुछ हो जाएगा, हाँ। नरेशंस हो तो जाएंगे, ये सब चीजें ये ऑनलाइन खुलने चल के बाद, हाँ, ये खुलने के बाद खुलने क्या के बाद हम प्रिकॉशंस लेने शूट कैसे पड़ेंगे करेंगे। वो सब? आज ही हाँ मैं न्यूज पढ़ रहा था कि कल ही एक मीटिंग हुई है, जो भी यहाँ का प्रोड्यूसर्स गिल्ड, ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज, यूएस, यूके, सब लोगों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं कि हाउ डू वी गो अबाउट इट। सो बहुत सारी चीजें उसमें भी आ रही हैं कि बाय द टाइम वी गो टू शूट मे बी टेस्ट किट्स काफी सारे अवेलेबल हो जाए, विल विल फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस, जगह होगा। बिकॉज हमारे शूट में क्या होता है ना, हर तरह के लोग होते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ हम्म कॉर्पोरेट्स में क्या है, यू वर्किंग इन अ केबिन और अ क्यूबिकल, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इजी है। हमारे यहाँ क्या है, एक ही सेट पे ना डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, एक्टर्स भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइटमैन भी होते हैं, वर्कर्स भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं, और सब लोग खाना साथ में खाते हैं, सब कुछ एक ही माहौल हाँ में होता हाँ है। तो उस बात पे भी रूल्स रेगुलेशंस की बात चल रही है कि आगे हम शूट कैसे रिज्यूम करें। जैसा भी ना बहुत पढ़ रहा हूँ मैं कि इंटीमेट सीन्स नहीं होंगे, वो फूल मिलेंगे फूल और फूल वो मिलेंगे होगा, फिर। फूल मिलेंगे और ये होगा। सो उन सब चीजों पे लेके बात चल रही है कि कैसे आगे हम प्रोसेस फर्दर। जैसे अभी मैं एक फिल्म करने वाला हूँ जो मैं फरवरी में शूट करने वाला था, दैट इज अगेन हाँ फॉर अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो उसमें संजय कपूर हैं, और इट्स अ नाइट स्टोरी, एक रात की कहानी है। वो मैं फरवरी में कर नहीं पाया डेट्स की वजह से, और मुझे बारिश चाहिए थे तो हमने जुलाई में शिफ्ट किया। सो वी डिड ऑल आवर होमवर्क, जो लोकेशन ये वो सब कुछ तैयार है, यूनिट वगैरह सब कुछ। अब लेकिन मुझे नहीं पता कि अब कब खुलेगा और मैं जुलाई में शूट कर पाऊंगा। अगर मैं जुलाई में करूंगा तो मैं एक छोटे यूनिट को लेके जाऊंगा, जो काम शायद मैं 20 दिन में कर रहा था वो शायद 25 दिन में होगा, एंड हाँ विल हाँ। फॉलो ऑल द रूल्स, जैसे वो हम्म कह रहे हैं कि आपको मास्क पहन के करना है, हम कोशिश करेंगे कि सारे यूनिट मेंबर्स का हम टेस्ट करा के जाए, सब नेगेटिव हो, वहां पे हम डॉक्टर रखें, हम पैक्ड फूड्स कोशिश करें लेने का, सप्लाई करें, हाँ। या केटरिंग भी हो तो हमारे सामने हो, और हर चीजें जो भी जो हाँ जो भी सतर्कता बरतनी है, जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, उनको नजर में रखते हुए, अगर कोई भी तुरंत रोज टेम्परेचर चेक्स हो, जैसे मैंने अभी यूके का देखा है, वो लोगों ने शूटिंग रिज्यूम की, सो लिविंग द एंकर एवरीबडी वाज वेयरिंग अ पीपी, जो पूरा वो हाँ प्रॉपर हाँ ओवरऑल। प्रोडक्टिव, हाँ या तो मे बी हमें भी प्रोडक्टिव शायद गियर। उसमें जाना पड़े। ओनली थिंग वी आर वरीड अबाउट कि आउटडोर शूटिंग्स ये आप स्टूडियो में तो कर सकते हो एक कंट्रोल माहौल में, बट अगर मुझे लखनऊ में शूट करना है कोई फिल्म, तो क्या वहां की गवर्नमेंट अभी अलाउ करेगी बॉम्बे वालों को आने का? हाँ मतलब ये वो तो सब अभी चीजें हैं शायद ना। जो हाँ अभी हमें भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे लगता है इन द कमिंग टाइम जैसे जैसे चीजें खुलने लगेंगी और रूल्स रेगुलेशन बनने लगेंगे, विल बी मोर क्लियर अबाउट हाउ टू रिज्यूम शूट्स एंड, बट करना तो है ऑब्वियसली, बिकॉज तो इससे इससे कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो उसको उस एंगल को भी लेना पड़ेगा कि हर छोटी चीज डिले हो रही है, कॉस्ट बढ़ रहा है, नए इक्विपमेंट्स रखने होंगे, डॉक्टर रखना होगा, तो आप हाँ, सारे लोगों को एक फिर साथ नहीं रख डॉक्टर सकते सेट हैं तो। ऐसे भी नॉर्मली होते हैं हमारे सेट्स पे, अगर एक्शन वगैरह आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो होते हैं। हाँ ओके। लेकिन प्रोड्यूसर को ये जो जितने भी सेफ्टी सेफ गार्ड करने की चीज, जैसे पीपीई है, मास्क, ग्लव्स, हाँ जैसे एक रेगुलेशन आया उसमें कहा कि हर 4 घंटे में हमें मास्क चेंज करना पड़ेगा। हाँ सिगरेट हाँ जैसे मेरे वर्क एनवायरमेंट में काफी शेयर करते हैं लोग, डीओपी पी रहा है, तुरंत डायरेक्टर ने ले लिया, पी लिया, किसी और कोई और, तो एक सिगरेट बहुत चलती है। तो ये सब चीजें हमें रोकनी पड़ेगी। पानी का हाँ जैसे शेयरिंग होता है,
हम लोग वाटर कंजर्वेशन के लिए आजकल क्या कर रहे थे कि हम बॉटल्स भरते थे, आप अपना बॉटल लेके आइए, और हमने भी वो प्रोसेस शुरू किया था। बट अगेन आई थिंक विल हैव टू गो बैक टू सिंगल यूज बॉटल्स एंड एवरीथिंग। सो कुछ चीजें अच्छे के लिए होंगी, कुछ चीजें जो हम कोशिश कर रहे थे अच्छा करने का उसको वापस लाना पड़ेगा। जैसे आई एम वेरी श्योर अभी जैसे प्लास्टिक बैग्स बंद हुई थी बट अभी अगेन वापस आ गई है, कई शॉप्स में हम्म मैं देख रहा हूँ प्लास्टिक बैग्स में दिख हम्म रहे हैं, और मैंने देखा था नॉर्म्स भी है कि आप वो प्लास्टिक फिर यूज करके यू हैव टू थ्रो इट। सो कई सारे रूल्स रेगुलेशन होंगे, प्रोड्यूसर को उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कास्टिंग की फी होती थी, जैसे कोई स्टार आया है तो वो मांग रहा है, तो हर एक चीज बैलेंस होगी। अब मुझे लगता है अगर प्रोड्यूसर को एक तरफ कॉस्ट बढ़ रहा है तो दूसरी जगह शायद वो रिक्वेस्ट करेगा प्रोफेशनल फीस में कि भाई हम कि इतना नहीं थोड़ा दे पाएंगे, वहाँ एडजस्ट कर लो। कॉस्ट करे। तो बेसिकली जो ये चीजों को करके वो बैलेंस करेगा, और मोर और लेस बजट बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो हर एक चीज का जो रिpercussion है ना वो फिर एंड यूजर पे भी आएगा। अगर ओके। चीज महंगी बढ़ेगी तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन का बेस भी आपका बढ़ेगा। जो आज आप 99 रुपीज में देख रहे हो पर मंथ, शायद वो आपको 200। और मुझे लगता है कंज्यूमर भी अभी रेडी नहीं है कुछ भी चीज बढ़ने के लिए। हाँ, तो तो हम भी धीरे कहीं ना कहीं धीरे इस चीज को शिफ्ट होगा ये। बैलेंस हाँ, बिहेवियर में। कोशिश करेंगे कि उसी कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में हमने आज तय किया है, हम कैसे बेटर परफॉर्म कर सकें, जो चीजें आ रही हैं और जो चीजें पहले से तय हैं उनको किस तरह से पैरेलली बैलेंस कर सकें। तो तो ये मूविंग बैक टू योर लाइन ऑफ मूवीज, तो अभी जो आगे आने वाली है ग्वालियर, थोड़े उसके बारे में बात करते हैं। और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद संजय मिश्रा जी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन द इंडस्ट्री, एंड कामयाब नीना मूवी गुप्ता अभी जी, तो नेटफ्लिक्स पे है। आई वुड सजेस्ट हाँ, एवरीवन टू सी इट आल्सो, कामयाब। मैंने देखी और दिल को छूने वाली मूवी रही है, तो हाँ, आई कल ही हैव मुझे हाईली उनका फोन रिकमेंड। आया था। कल एक और अच्छा। लाइव सेशन पे था मैं कुछ ग्वालियर के ग्रुप के साथ ही। तो शाम को उनका फोन आया कि यार मैं मिस कर गया, वो देखना। तो मैंने कहा ठीक है ना। तो ऐसी ही बात हो रही थी हाँ कोविड पे और ये सारा कुछ। तो वो बता रहे थे कामयाब से, वो इकलौते एक कलाकार हैं जो कमर्शियल भी करते हैं, जहाँ पे वो ढूंढू जस्ट चिल और ब्रो भी करते हैं, उसमें भी हाँ मजेदार काम करते हैं, और इस तरह की हाँ। संजीदा फिल्में भी करते हैं। मुझे लगता है हमारे टाइम के ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, अग्री। और बहुत ही बढ़िया इंसान है। उनके साथ जब जब मैंने काम किया मुझे बहुत मजा आया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और आगे भी मैं उम्मीद है मेरे हर फिल्म का एक पार्ट तो वो होंगी जो मैं लिखूंगा और मैं करूंगा। उनके साथ काम करने का सबसे बढ़िया बात है ना कि कोई भी आपको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ मेरे वर्क कल्चर में कि जिस सेट पे आपको ऐसा फील होना कि एक फैमिली काम कर रही है, मतलब फैमिली इज वर्किंग हम्म। टुगेदर, हम्म। उस पे कभी केओस नहीं होता। और आप काम भले 18 करो बट आपका जो आउटपुट है वो 20 का निकलता है। सो मेरा हमेशा इंटेंशन होता है कि मेरे सेट पे ना कभी भी कोई केओस ना हो, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक लाइटमैन से लेके एक प्रोड्यूसर को हमेशा एक तरह की ट्रीटमेंट मिले, एक तरह का खाना मिले। तो वो एक फैमिली होती है जो 20 दिन 25 दिन एक साथ आप जीते हो। और मैं हमेशा आई जस्ट ऑलवेज मेक श्योर कि वो इस तरह से रहे, सो दैट एवरीबडी फील्स इन्वॉल्व, फील इम्पोर्टेंट एंड दे गिव देयर बेस्ट। तो संजय जी के साथ और नीना गुप्ता के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, उनके साथ भी काम करना बहुत ही, शी इज अ वेरी नेचुरल एक्टर। मानव विज है हमारी फिल्म में, ही इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक एक्टर। तो इन लोगों के साथ काम करके ना कभी लगा नहीं कि हम काम कर रहे हैं, हमेशा हंसी, मतलब जब हम शूट कर रहे होते तब सीन शूट हो रहा था तो उसके बाद फिर हंसी टिटोली मजाक ये वो करके कब 20 दिन निकल के पता भी नहीं चला। और एक संजीदा फिल्म बन गई, एक सीरियस फिल्म हम बना रहे थे, बट जैसे ही सीन कट होता था तो उनका हुआ बे ये क्या, और फिर मजाक होता था थोड़ा लाइट माहौल में। एंड वी ऑल वर यंग टीम मेंबर्स। मेरे डीओपी भी जो है सपन, जिसने मास्टरपीस और एक छोटी सी ईगो भी शूट किया है, ग्वालियर उन्होंने ही शूट हाँ, की है। शॉर्ट तो फिल्म्स इज अ हमारी, हाँ। गया। तो अच्छा माहौल था, मजा आया बहुत काम करके। और तो ग्वालियर अभी की तो सब शूटिंग कंप्लीट हो गई है क्या? तो ग्वालियर की अभी शूटिंग क्या हमने सिचुएशन है? लास्ट में कंप्लीट कर ली थी अप्रैल मई में, उसके बाद उसका पोस्ट शुरू हुआ था। अभी ऑलमोस्ट पोस्ट कंप्लीट होने पे है, बैकग्राउंड वगैरह काम करने पे। और अब मुझे लगता है जिस तरह से सब कुछ जा रहा है कि ये भी किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी वेरी सून। हमारी बात चल रही है उस बारे में नेटफ्लिक्स, अमेजोन वगैरह से। तो जहां से भी जो भी एक बेटर डील मिलेगा हमें और अच्छा ओके। प्लेटफॉर्म मिलेगा, विल ऑब्वियसली गो विद दैट।
तो कब कब प्रोबेबल डेट्स क्या होंगे? ग्वालियर कब तक देखने को मिलेगा हमें? ग्वालियर मुझे लगता है मे बी नेक्स्ट 2 मंथ्स, बिकॉज देर सम पोस्ट प्रोडक्शन जो लॉकडाउन की वजह से कुछ हम बैकग्राउंड पे काम हाँ। कर रहे थे, वो थोड़ा सा हाँ। डिले हो गया। बट वी आर अच्छा। वर्किंग एज सुन एज पॉसिबल, और पैरेलली हम लोगों ने प्लेटफॉर्म्स को दिखाना भी शुरू कर दिया है। तो हम्म। मुझे लगता है बहुत जल्दी, विद इन मंथ्स और मे बी 2 मंथ्स टाइम में हम्म। ग्वालियर देखने को मिल जाएगा किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे। तो जब ओटीटी की बात आई है, तो जो अभी सिचुएशन चल रहा है, और अभी हमने अमिताभ बच्चन की और एक दो मूवीज आ रही है जो डायरेक्टली ओटीटी पे रिलीज हो रही है। तो गुलाबों से और ज्यादा पड़ी। तो गुलाबो जो डायरेक्ट रिलीज हो रही है, तो आईनॉक्स ने भी अपना एक प्रेस रिलीज दिया है कि दे आर वेरी एंग्री विद प्रोड्यूसर्स की ये डायरेक्टली आप क्यों कर में चलना चाहिए। तो इसका क्या ओपिनियन क्या है? क्योंकि करंटली आप अगर मूवी थिएटर पे भी रिलीज कर दोगे तो आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट कि मैं पीवीआर और आईनॉक्स में जाके इमीडिएटली देखूंगा। तो अगर प्रोड्यूसर ये डिसाइड कर रहे हैं कि डायरेक्टली अमेजोन या नेटफ्लिक्स पे डाल रही है, तो शायद एज अ कंज्यूमर तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कल को रिलीज भी कर देते हैं मूवी हॉल में तो शायद मान नहीं जाऊं वहां पे। तो अभी सिचुएशन ऐसा है, और ये फाइट जो चल रही है, तो इसका सिचुएशन क्या है? मतलब ये हल कैसे होगा? और ओपिनियन क्या है तुम्हारा? एक ओपिनियन क्या है इस यार सिचुएशन में? इसमें दो चीजें हैं। कुछ फिल्में जो होती है ना वो बहुत लार्जर देन लाइफ होती है। अब जैसे बहुत कोई बड़ी एक्शन फिल्म है, एवेंजर है, एवेंजर कभी भी फोन पे देखने में ना आपको मजा नहीं आता। ऑब्वियसली। मतलब यू मस्ट एग्री विद दैट। अग्री। शायद आगे यस। टेक्नोलॉजी आ भी गई है, वर्क भी हो रहा है, शायद आप अपने घर में ही 3D फिल्में भी देखना शुरू कर दे। एक थिएटर का एनवायरनमेंट ऑब्वियसली हमेशा अलग होता है, और मुझे लगता है जैसे कहते हैं ना, एक फैन की ठंडक और एक एसी का एक्सपीरियंस, वो दोनों आपको अलग ही समझ में आता है। हाँ। तो मुझे लगता है थिएटर में देखने का फिल्म का फील अलग होता है। बट क्या है, अब सिनेमा ना बहुत इवॉल्व हुआ है हमारे यहाँ भी। हर तरह की फिल्में बन रही हैं। कुछ फिल्में मुझे लगता है बाकायदा बननी ही चाहिए ऑनलाइन के लिए। जैसे अभी जो मैं फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ, वो प्रॉपर ऑनलाइन के लिए, हमने थिएटर सोचा ही नहीं है उसका। तो उसका हम अच्छा। जियो स्टूडियो के साथ और सो वो ऑनलाइन ही रिलीज होगी, और ऑनलाइन सोच के ही हम बना रहे हैं। दूसरी बात पे जो आते हैं, कोविड की वजह से क्या हुआ है, जो लोग पहले, अभी क्या होता है, लोग घर में बंद हैं, थिएटर जा नहीं सकते। हाँ। लोग बहुत डर गए हैं हर चीज से। जो मैं भी कह रहा था, कल संजय भैया से भी बात हो रही थी कि आज इंसान से डरा हुआ है कि मुझे हाँ। अभी से मिलना है तो ऑनलाइन मिल लूंगा भाई, ऐसे मैं सामने जाके नहीं मिलूंगा। क्या पता हाँ। वो हाँ, किससे मिल डर के तो है। आए, मैं किससे करेक्ट। मिल हाँ। के आऊँ, ये। तो इंसान इंसान से डरा हुआ है, और ऐसे में थिएटर में जाना, जो मैं मजाक में पहले कह भी रहा था कि यार, जब टेररिस्ट अटैक होते हैं और उसके बाद आप कॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपनी सीट के नीचे झांक के देख लेते हो कि बॉम्ब वॉम्ब है या नहीं। वायरस आपको दिखता नहीं है, वो हाँ, कहाँ है, कहाँ क्या है, देखोगे? क्या, हाँ। कहाँ देखोगे। तो मैं मजाक में कल संजय भैया को कह भी रहा था कि साला टेक्नोलॉजी में इतना ही काम हो रहा है तो कोई चश्मा ही बना देते कि भाई वही इन्वेस्ट करके खेल लो, वायरस दिख रहा है भाई, भागो यहाँ से। तो थिएटर्स भी कोशिश कर रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे भी एयरपोर्ट पे हो रहा है, तो क्या हाँ। लोग फ्लाई करना करेक्ट। बंद कर देंगे? मुझे नहीं लगता। नहीं। नहीं, ठीक है। पॉइंट वही है कि अगर आप पर्टिकुलर डे पता है, मान लो आपको अगर रियली पता है कि 15 जुलाई को वायरस खत्म हो जाएगा, तो आई वेट टिल 15 जुलाई। लेकिन आपको नहीं पता है ना यार, कब तक खत्म होगा या मुझे कब नहीं लगता ना पीरियड कि होगा। हमें हमें डर के जीना छोड़ना चाहिए। अगर थिएटर भी खुलता है, वो भी कह हाँ। रहे हैं कि हम सोशल नॉर्म करेंगे, हम वो डिसइंफेक्टेंट का टनल बनाएंगे, हम 2 सीट छोड़ के, जो फ्लाइट में भी कर रहे हैं कि एक सीट छोड़ के एक सीट हाँ। मिलेगी। करेक्ट। तो करेक्ट। थिएटर वाले भी कोशिश कर रहे हैं। दिक्कत हमारे यहाँ क्या हो रही थी ना थिएटर्स की, कि थिएटर थिएटर चेन की अपनी एक मोनोपोली चल रही थी काफी दिनों से। वो डिसाइड करते थे कि हम कौन सी फिल्म रिलीज करेंगे, किसको क्या शो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो छोटी फिल्मों को हाँ। कई बार वो सफर करना पड़ा, तो छोटी फिल्में ऑटोमेटिकली ओटीटी की तरफ जा रही थी, उनको बेटर डील मिल रही हाँ। थी। हाँ। और छोटे करेक्ट। अच्छा। फिल्मों को ओटीटी पे ज्यादा व्यूअरशिप भी मिल रहा था, क्योंकि एक हम्म। फिल्म जो 150 स्क्रीन में रिलीज होती है उसको कौन देखेगा। आप भी वेट करते हो कि यार अमेजन में आ जाएगी ना अभी 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, हाँ, एक महीने का नेटफ्लिक्स आ पीरियड के बाद तो जाएगी। आ ही जाता है। हाँ। बट बड़ी फिल्मों के जाने से अब उनको डर लगना शुरू हुआ है कि यार अब तो थिएटर में आना ही बंद हो। मैं जहां तक देख रहा हूँ कि ये टेम्पररी है। ठीक है। अच्छा, प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, प्रोड्यूसर के पीछे एक स्टूडियो का पैसा लगा है, जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो वहां पे पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, किसी बैंक से फाइनेंस्ड है, कहीं कुछ है, तो उनको इंटरेस्ट जा रहा है। इट्स लाइक
एनी अदर बिजनेस। तो प्रोड्यूसर जितनी जल्दी उसको रिकवर करके दे देगा वो अगली फिल्म बना सकेगा, अगला कुछ सोच सकेगा। तो ये अभी प्रोड्यूसर्स गिल्ड और थिएटर वालों के बीच में चल रहा है। मैं न्यूट्रल रहना चाहूँ, मैं नहीं, ये नहीं कहूंगा कि ये सही हो रहा है या ये गलत हो रहा है, क्योंकि देखो यार, एक एक्सपीरियंस है। कल को आप ये नहीं कह सकते हो सारे थिएटर बंद हो जाएंगे और तुम्हें कोई अच्छी फिल्म थिएटर में देखने का मन होगा, तो फिर क्या करोगे? तो हाँ, ऑप्शन आपके एग्जैक्टली। पास हमेशा है। सो मुझे लगता है हाँ। थिएटर चेन को तरह का लेटर निकाल के प्रोड्यूसर्स को ब्लेम करने से अच्छा ये सोचना चाहिए कि हम अपने थिएटर को कैसे फुल प्रूफ करें, किस तरीके से उसको शुरू करें। और हालांकि अभी सब कोई इकोनॉमिकली हिट है, तो हम क्यों ना पॉपकॉर्न के दाम कम करें, हम क्यों ना टिकट्स को थोड़ा वायबल करें, कि हम दे हैव टू अट्रैक्ट बिजनेसेस, सो कंज्यूमर हाँ को यार, मुझे अट्रैक्ट करना है। पॉपकॉर्न की प्राइस टिकट की प्राइस से ज्यादा होती है यार, मतलब ज्यादा दैट्स होता है। अबसर्ड यार। सो दे ऑल्सो हैव टू नाउ रियलिस्टिकली थिंक कि वापस मैं कैसे अपना ऑडियंस, ये एक टग ऑफ वॉर है कि वो हाँ, ओटीटी उधर खींच रही है अगर ऑडियंस को, तो मैं हाँ, कैसे लाता हाँ। हूँ। आपका दम वो है, तो आपने इतनी मार्केटिंग, अपने एमबीएस और ये सब भर के रखे हैं, तो भाई उनको लगाइए, अब दिमाग दौड़वाइए। और ये तभी होगा जब आपकी टिकट की हाँ। प्राइस कम होगी, क्योंकि देखो मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हिट हुआ है अभी। और मुझे लगता करेक्ट। है वो बाद में भी, पहले यार स्कूल की फीस देनी है, अपने रेगुलर खर्चे देखने हैं, अभी प्राइस कट हो गया है, हाँ, पे कट हो गया, हाँ। तो कट कहाँ होगा? ये जो सैटरडे संडे को आप थिएटर जाते थे, आप बाहर हम्म। खाने जाते थे, यही जगह पे तो आप वो कटौती करोगे ना। तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो हैव टू कम एट अ लेवल जहां पे आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक है, मैं सेफ फील कर रहा हूँ, प्राइस वाइज मुझे मेरे पॉकेट को हिट नहीं कर रहा, तो मैं ये फिल्म जाके देखना चाहूंगा थिएटर में। आई वुड लव टू हैव दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज हमारे यहाँ क्या है ना, वो एक तरह की आउटिंग भी है थिएटर में जाना। ऐसा नहीं है कि कोई हम्म। फिल्म तुम नेटफ्लिक्स और अमेजन पर नहीं देख सकते हो। और प्रोड्यूसर्स को ये फायदा हो रहा है कि करेक्ट। अब प्रोड्यूसर्स को थोड़ा चॉइस मिलेगा कि ओटीटी पे जाऊं या मैं तुम्हारे पास आऊं, तो मुझे बेटर दो, अगर मेरी फिल्म अच्छी है तो आप भी एक बेटर डील करके दो। तो मुझे लगता है आगे ओके, जाके ना ओके। थिएटर वाले दिल कम अप विद समथिंग एंड दिल अगेन हाँ। ब्रिंग ऑडियंस बैक टू देयर। हम्म। तो ये ओके, शिफ्टिंग फोकस हियर। जो शॉर्ट फिल्म्स तुमने बनाई, मास्टरपीस बनाई, छोटी सी ईगो बनाई, और मूवी बनाने का एक्सपीरियंस, तो ये दोनों चीजें एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए है। आई डोंट नो सेम ऑडियंस के लिए है या डिफरेंट ऑडियंस के लिए, लेकिन जो दोनों जो दोनों प्रोजेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स के प्रोजेक्ट, जो शॉर्ट स्पैन में तुम्हें कन्विंस करना है, और यू नीड टू, आपकी व्यूअरशिप मिलियंस में हो रही है कि कितने में हो रही है, आप वो देख रहे हो। और जब मूवी बनाते हो तो वो एक डिफरेंट पैरामीटर होती है कि आप कितने स्क्रीन पे आप लगा सकते हो, क्या कितने पैसे बन रहे हैं, क्या हो रहा है। तो और लास्ट मैंने चेक किया था, मास्टरपीस शायद लास्ट शॉर्ट फिल्म्स में है, पर फिर भी उसकी व्यूअरशिप करीब 1.2 और 1.5 मिलियन है। लेकिन हाँ, ऑलमोस्ट छोटी अभी सी, ऑलमोस्ट 14 1.4 मिलियन टच होने वाली है वो। और छोटी सी और एक ईगो छोटी ऑलरेडी सी 6 तो मिलियन से ऊपर है। 6 मिलियन से 6 ऊपर मिलियन चली से गई। ऊपर है। तो राइट। ये पब्लिक क्या देख रही है? सबसे पहले दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये बड़ी मूवीज और शॉर्ट मूवीज का क्या फंडा, क्या है डिफरेंस, क्या है? और ऑडियंस ऐसा क्या देखती है कि मास्टरपीस, मुझे लगा कि मास्टरपीस ऑब्वियसली इट वाज ऑन लार्ज शॉर्ट फिल्म्स, तो मुझे लगा उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बट समहाउ छोटी सी ईगो की व्यूअरशिप ज्यादा है। तो ये डिफरेंस कैसे आता है? तो दो क्वेश्चन। आई टेल यू, शॉर्ट फिल्म्स ना पहले, अगर तुम्हें याद होगा, फेस्टिवल्स के लिए फिल्में बना करती थी काफी, जो हाँ, स्पेशली हाँ, फेस्टिवल्स में जाती थी, हम लोगों के टाइम में भी। हाँ। शॉर्ट फिल्म्स ना बिल्कुल प्योरली देन है सोशल मीडिया, और जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की वजह अच्छा। से लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। हम्म। आपको कंटेंट देखना है, हर समय आप फेसबुक पे किसी से बात नहीं कर सकते। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं मीटिंग में जाते हो, किसी से मिलना है, 10 मिनट वेट करने को कहा होता है, वेट कर दस रहे मिनट हैं, हाँ। तो आप इमिडिएटली देख लेते हो। ठीक है, तो हाँ, आपका टाइम भी हाँ। जाता है और आप कुछ अच्छा कंटेंट भी देख लेते हो। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करते हो, कमेंट भी करते हो और लाइक भी करते हो। तो शॉर्ट फिल्म्स का जो पूरा अच्छा, शॉर्ट फिल्म्स, दूसरी बात क्या है, नए फिल्म मेकर्स के लिए एक प्रोफाइलिंग भी हो जाती है। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने मास्टरपीस जब बनाई थी, मैं हमेशा शुरू से फिल्म्स के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो बीच में मैंने मास्टरपीस मैंने कॉलेज के टाइम में सोची हुई थी, एक ओके। कहानी कभी। तो मैंने सोचा था कि हम्म। बना के उसको फेस्टिवल में भेजूंगा। तब तक अच्छा। शॉर्ट फिल्मों वगैरह कुछ वो नहीं था, तो जब शॉर्ट फिल्मों का दौर चला तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरे एक फ्रेंसर हैं, दोस्त भी हैं, विजय बंसल, वो कुछ करना चाह रहे थे, ग्लोबल बाबा करके, उन्होंने फिल्म भी प्रोड्यूस की है।
तो मैं उनके साथ एसोसिएट हुआ और ग्लोबल वावा में उनको काफ़ी थोड़ा पैसों का भी नुकसान हुआ था। तो उन्होंने कहा कि चलिए हाँ। छोटी चीज़ करके चलते हैं, शॉर्ट फ़िल्म में चल रही है। तो ये कहानी थी मेरे पास, उसको मैंने लिखा, सुनाया कई एक्टर्स को, उसके लिए भी स्ट्रगल रहा। मतलब ऑलमोस्ट 6, 7, 8 महीने मुझे स्ट्रगल करना पड़ा उसको फ्लोर पे लाने तक के लिए। बट उसके बाद फ़िल्म बनी, फ़िल्म अच्छी लगी, लास्ट शॉर्ट फ़िल्म में उसको बाय आउट किया, प्रॉफ़िट में गई फ़िल्म, लोगों ने देखा। शॉर्ट फ़िल्म मैं सबसे ज़्यादा क्रिएटिव जो हमारी लाइन में है ना, उसको कॉपीराइटिंग को मानता हूँ। एड अच्छा। हाँ। 30 सेकंड से 1 मिनट में आपको एक प्रोडक्ट के बारे में हर बात कह देनी होती है और खूबसूरती से कहनी होती है ताकि ऑडियंस अट्रैक्ट हो। कम शब्दों में, कम विजुअल्स में हम्म। आपको बेहतरी से बताना पड़ता है। शॉर्ट फ़िल्म भी समझ लो वैसे ही है। एक 10 मिनट में, 15 मिनट में आपको एक कहानी स्टार्ट टू फिनिश कहनी होती है और हम्म। कितना आप एंगेज कर सकते हो ऑडियंस को। तो और फ़िल्म क्या, फ़िल्म में आपके पास 1.5 से 2 घंटा होता है उसी कहानी को कहने के लिए। हाँ। अ, करेक्ट। शॉर्ट फ़िल्मों का बिल्कुल अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ओटीटीज़ है। आजकल लोग क्या है अपने भी प्लेटफ़ॉर्म पे डाल देते हैं। ऑडियंस है आज की डेट में, मुझे लगता है ऑनलाइन ऑडियंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थिएटर गोइंग ऑडियंस से। चाहे वो हम्म। ओटीटी पे फ़िल्म देख रही हो, चाहे वो शॉर्ट फ़िल्म पे देख रही हो। और मैं जिस तरह से कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, जैसे एक छोटी-सी को में कई लोगों ने कमेंट लिखा है कि यार 13 मिनट की फ़िल्म में आपने वो कह दिया है जो 2 घंटे की फ़िल्म कई बार नहीं कह पाती। दूसरी बात जो कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि लास्ट शॉर्ट फ़िल्म में कम व्यूअरशिप क्यों है इसमें, और हाँ। शॉर्ट फ़िल्म में क्या है ना, जो एक पहली बात, वहाँ पे हर 15 दिन में एक फ़िल्म रिलीज़ होती रहती है। तो आप जो व्यूअर्स जुड़ते हैं वो नया भी देखते जाते हैं, उनके लिए कंटेंट ज़्यादा हाँ। है। अच्छा। ये हाँ। यहाँ पे हाँ। मिराज में था, ये एक नए प्लेटफ़ॉर्म पे था, मिराज ग्रुप पे। और दूसरी बात यहाँ पे मोना सिंह और इकबाल खान इकबाल का खान। थे, जो जिनका एक अपना टीवी का ऑडियंस सेट था। दूसरी बात, एक हाँ। हाँ। छोटी-सी बहुत रिलेटेबल फ़िल्म थी, जो आज हो रहा है। एक कपल है जो डिवोर्स हो चुका है 3 साल के बाद, अचानक टकराता है और उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन है, क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो कई लोगों ने बहुत रिलेट किया, किसी न किसी के साथ ऐसा हो, सबको अपनी एक्स की याद आने लगी, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाँ ये ईगो ही है जो रिलेशनशिप खराब करता है। तो पीपल हाँ। कनेक्टेड। मास्टरपीस वाज़ अ फिक्शनल स्टोरी। हम्म। तो वो एक तरह का सस्पेंस, क्राइम, थ्रिल जो मतलब एक होता है, एक कमर्शियल स्टोरी जो मेरा फोर्टे भी है। तो दोनों अलग तरह की कहानियां थी, इसलिए यहाँ पे क्या आप तुरंत रिलेट कर गए, इसलिए आप ज्यादा जुड़ गए। और दोनों अभी भी बढ़ी जा रही हैं, तो है, लोग जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं और भी। तो बढ़िया। मुझे लगता है हर बढ़िया। एंटरटेनमेंट परोसना ही चाहिए, सो दैट हम्म। वी वी कैन नॉट बी जज कि आदित्य क्या देखेगा और जोशी क्या देखेगा, अगर जोशी है तो, या निशांत क्या देखेगा। ओके। परोसना, आप देखो, आपको चॉइस होना चाहिए कि मुझे हॉरर देखना है, हम्म। मुझे थ्रिलर देखना है, मुझे आज रोमांस देखना है। ऑडियंस को चूज करने की वो फ्रीडम होनी चाहिए। करेक्ट। तो एक एक डिफरेंस। एक बस, या एक एक लास्ट सवाल पूछेंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट हम लोग 1 घंटे से लाइव हैं, तो देन ओके, आई थिंक वी शुड चलो, एंड आफ्टर दैट। तो एक लास्ट सवाल राइट। सिर्फ है जनरली कि अगर कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं मुंबई जाऊं, बट वो डाउट है उसके मन में, जैसा मैंने पहला सवाल भी पूछा था कि डाउट है मैं जाऊं नहीं जाऊं, उसे लगता है कि उसमें टैलेंट है, नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, उसमें हो सकता है डायरेक्शन का टैलेंट है, सिनेमाटोग्राफी का टैलेंट है, कुछ टैलेंट है, लेकिन वो अनश्योर है कि आगे क्या होगा, मुंबई में क्या होगा पता नहीं है, मेरे जैसे करोड़ों लोग मुंबई पहुंच रहे हैं, तो मेरा लाइफ कैसा रहेगा। तो कुछ टिप्स या कुछ सजेशंस जो यंगस्टर्स को, या कोई भी ऐसा अगर सोच रहा है कि डाउट है किसी के मन में, तो एनी टिप्स दैट कुड हेल्प दीज गाइज टू मेक अ पॉइंट कि ठीक है मुझे सही में ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, या कुछ डिसाइसिव सिचुएशन तक पहुंच सके, क्या सजेशन रहेगा या टिप्स रहेगा। देखो, इसमें पहले मैं बताना चाहूंगा एक चीज कि अ, कुछ मेरे दोस्त हैं, राइटर हैं, जूनियर्स भी हैं। वो इन्फोसिस में जॉब कर रहे थे बैंगलोर में। अच्छा। अचानक उनको एक दिन कि नहीं, मैं लिखता ज्यादा अच्छा हूँ, मैं कोडिंग नहीं कर पाऊंगा जिंदगी भर। तो वो सीधा बोले बस्तर लिया। फील्ड में ना ऐसे बहुत लोग हैं जिनसे जब बात होती है, दोस्ती आ रही होती है, पता चलता है कोई इंजीनियर है, कोई केमिकल इंजीनियर है, कोई कुछ है। और सबको हाँ। ना अपनी नौकरी करने के बाद रियलाइज हुआ कि दे आर नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन, कहीं ना कहीं उन लोगों ने हाँ। पढ़ाई का अपना वो जो जिम्मेदारी है वो निभाई। दे गॉट देयर प्रोफेशनल एजुकेशन, एवरीथिंग एंड एवरी। हम्म। बट उसके बाद दे रियलाइज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जब सब करके देख लिया तो उनको लगा नहीं, पैशन को फॉलो नहीं किया, तो नाउ वी आर
लिविंग अ वेरी ड्राई लाइफ, सो ये किक नहीं दे रहा। और वो आए हाँ। बॉम्बे, दे स्ट्रगल, एंड नाउ दे आर एट वेरी गुड पोजीशंस। कामयाब में जो लिरिक्स राइटर है, ही इज फ्रॉम इन्फोसिस बैंगलोर, नीरज नाम है ओह उसका। वाह। तो अच्छा। वो भी आया, नाइस। उसने भी लिखना शुरू किया। तो हाँ। काफी सारी चीजें, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि देखो, जो भी आना चाहता है ना, उसको पहले बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि उसको करना क्या है। हम्म। ये नहीं कि बॉम्बे आना है तो आ गए। एक सेकंड। हाँ, तो क्लैरिटी होनी दूसरी चाहिए बात, कि आने क्या के करना बाद है ना लाइफ में। दूसरी बात, आने के बाद ना आपको एटलीस्ट एक 6 मंथ्स अपने आप को देना है, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट ग्राइंड, एंड यू हैव टू हम्म। सी कैन यू सस्टेन दैट। आपको मतलब मेंटली, क्योंकि पता है अभी क्या हो रहा है, जैसे कल ही मैंने एक न्यूज सुना, एक टीवी आर्टिस्ट है यहाँ पे, उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज वो काफी कर्ज में था, डेट में था, और ये कोविड में और भी। तो इस तरह की भी खबरें आती हैं। कई लोग आते हैं, कई लोग जो हाँ। सक्सेसफुल होते हैं उसके बाद वो फिर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मानसिक तौर पे आपको बहुत मजबूत रहने की जरूरत है। ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है यहाँ इस लाइन में खास तौर पे, क्योंकि आपको पता है हर महीने आपको अकाउंट में सीधा 1 तारीख या 5 तारीख को आपको सैलरी नहीं आ रही है। हाँ। आपका हाँ। स्ट्रगल। और दूसरी बात इसलिए भी ऑप्टिमिस्टिक रहना जरूरी कि जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो कहते रहते हैं कि हमारी लाइन में ना सक्सेस मिलने के बाद भी स्ट्रगल चलता ही रहता है। आज शायद कल को ग्वालियर बहुत सक्सेसफुल हो जाए, हम्म। ओवरनाइट सब मुझे लोग बहुत पूछने लगे, अगली फिल्म शायद मेरी गिरेगी जैसे ही तो लोग मुझे पूछना बंद कर देंगे। मेरे लिए दोबारा स्क्रैच से फिर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं ग्वालियर जैसी फिल्म बना सकूं। तो हर प्रोजेक्ट करेक्ट। ना मेरे लिए चैलेंज रहेगा हमेशा। मतलब ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं। अभिनव कश्यप की दबंग बहुत चली थी, बेशरम इतनी नहीं चली। हालांकि ना हाँ। चलते हुए भी 60-70 करोड़ का बिजनेस उसने किया था, कॉस्ट और सब गुड। रिकवर किया था। बट नाइस। दबंग जैसे नहीं चली, क्योंकि आपका काम ना हमेशा पिछले काम के साथ आपको कंपेयर किया जाता है, तो हमेशा चैलेंजिंग होता है। तो क्या मानसिक तौर पे आप इतना चैलेंज उठाने को तैयार है? पहले तो आपको ना अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या मैं क्यूबिकल में बैठ के आराम से एक नौकरी करने का को रेडी हूँ, या मैं वो स्ट्रगल फेस कर सकता हूँ। तो वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस, वो ऑप्टिमिज्म आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज है क्राफ्ट। मैं नहीं सीख पाया, मैं कभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ा फिल्म मेकिंग। शायद बचपन से अगर बिल्कुल क्लियर होता ना लाइफ में कि यहीं जाना है, तो मैं पापा को जिद करके शायद एफटीआई में पढ़ा होता, या एनएसडी जाता, या कुछ कोशिश करता वैसा। आई एम वेरी या। श्योर। आगे शायद मैं जिसको भी सजेशन करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर अगर आप सोच रहे हो तो यार एज अ बिगनर वही पढ़ाई करो, पढ़ाई आपके लिए बहुत जरूरी है। उसी फील्ड को पढ़ो जिसमें आप जाना चाहते हो, आपके लिए थोड़ा क्या है, इजी होगा आपको। हम्म। जब आप जाओगे तो आपको चीजें पता होंगी, थ्योरेटिकली तो पता होंगी, उसके हाँ। बाद हाँ। जो भी करेक्ट। प्रैक्टिकली आपको समझने का वो सारा कुछ मिलेगा। और स्ट्रगल है डेफिनेटली, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, इमोशनल स्ट्रगल है। मुझे नहीं पता फिल्म बनाने के बाद उसका क्या हशर होगा, हाँ। उसके बाद फिर मुझे करेक्ट। दूसरा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा। तो लिखना स्ट्रगल है अपने आप में, जो मेरी राइटिंग का प्रोसेस है वो बहुत टीडियस है। कई बार मैं महीनों तक नहीं लिख पाता कुछ भी, और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है उस समय कि यार कुछ नहीं आ रहा, क्या करूं। जैसे तुम लोग टेक्निकल नॉलेज के साथ हो, तुमको पता है, मतलब या जो बहुत भी जैसे विकास है, या जो भी जो लोग भी हैं सॉफ्टवेयर में, उनको पता है कि ठीक है, हम्म। उनके लिए प्रोजेक्ट ये है। आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। मेरे लिए हमेशा कुछ नया क्रिएट करना ना बहुत चैलेंजिंग होता है। मतलब क्यों वो अलग दिखे, क्यों उसको लोग देखेंगे, इतने सारे सवाल जो है ना बहुत बेचैन करते हैं कई बार। मतलब आई आई नेवर स्लीप मोर देन 4-5 आवर्स इन द नाइट। रात में अचानक कुछ तो सीन आ जाएगा, कैरेक्टर आ जाएंगे, वो कर लेंगे, तो बहुत सारी अंतर तो स्ट्रगल है, हमेशा मुझे लगता वो है। साइकिल स्ट्रगल को आप फिर फेस से कर स्टार्ट सकते हो, करना हिम्मत। पड़ता है। हाँ, कई बार यार, मतलब राइटिंग इज ऑलवेज अबाउट री राइटिंग। मतलब आप जितना रिफाइन करते जाओगे ना, उतना रिफाइन होता जाएगा। तो आप जो फाइनल प्रोडक्ट देखते हो ना, उसके पीछे कितनी मेहनत गई होती, कितने ड्राफ्ट्स लगे होते हैं, कितनी बार उसको राइटर ने काटा होगा, कितने लोगों ने सजेशंस दिए होंगे, उसको एडवाइस को लिया होगा, इनकॉर्पोरेट किया होगा। फाइनली जो आप चीज देख रहे हो, जिसको आप अप्रिशिएट करते हो, उसके पीछे ऑलमोस्ट 150-200 लोगों की मेहनत होती है, और राइटर की तो बहुत ज्यादा होती है। मतलब उस ड्राफ्ट तक पहुंचने तक, अगर आप आज मनी हाइस्ट देख रहे हो, या पाताल लोक देख रहे हो, या आप कुछ जाम तारा देख रहे हो, उसके पीछे साल भर की बहुत मेहनत होती है, लगातार वो लिखता है। और कोई भी काम ना लगातार बहुत मतलब कहते हैं ना, वो जेडेड हो मो- जाता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। हाँ। तो अगर आपको मोनोटोनस हो अपनी जाता चीज ना अच्छी लिखने आपको नहीं लगती है, फिर क्या होता है, आप किसी नए ऑडियंस को सुनाते हो,
और वो कहता है हाँ यार मजा आ रहा है, फिर आपको उससे थोड़ी एनर्जी मिलती है और वापस आप लगता है नहीं चीज अच्छी है, वापस उसको अच्छा करते हैं। तो ये करेक्ट। बिल्डिंग प्रोसेस है, वो शूट तक चलता है, बनते तक चलता है, वो होता ही गुड गुड गुड। थैंक यू राजीव। और तुम्हारे ग्वालियर और दूसरा कुछ वेब सीरीज भी कर रहे हो है। हाँ अभिनव कश्यप के साथ, तो उसके लिए भी ऑल द बेस्ट। वो कब देखने को मिलेगा फिर वेब सीरीज, अगर वो आप उस पर काम यार कर रहे वो हो भी मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ ठीक चला तो नेक्स्ट ईयर तो? ऑनलाइन होगा वो भी। वो उस पर ओके भी राइटिंग का ओके। काम चल रहा है, वेब सीरीज। इट्स 10 एपिसोड सीरीज, 10 घंटे की राइटिंग और काफी सारा डेवलप करने हाँ में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो बट ठीक है, अभी ये टाइम है जब हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वी आर राइटिंग एंड वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस, तो वो चल रहा है। गुड थैंक यू सो मच गुड। फॉर इनवाइटिंग मी, मजा आया। थैंक यू सो और मच। चलो फिर फनी ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में फिर बात करेंगे। पक्का। ठीक है। ओके चलो, थैंक थैंक यू यू गाइस सो whoever joined, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय। थैंक्स राजीव, बाय। मच। थैंक यू। थैंक यू।